बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, कल हमने ना बात की थी लॉ ऑफ डिमांड पे। अच्छा, कल का जो हमारा लेक्चर था ना, उसमें सबसे पहले तो हमने मार्केट को इंट्रोड्यूस कराया। हमने कहा जहाँ बायर और सेलर इकट्ठे हैं ये मार्केट। हमने कहा हम मार्केट जियोग्राफिकली भी हो सकती है, जिसके अंदर लोकल मार्केट है घर के करीब, रीजनल है उस इलाके की मार्केट, और नेशनल है जहाँ पूरे मुल्क से लोग आए हों, और इंटरनेशनल है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हों। अच्छा, और फिर हमने उसे कहा कि एक गुड्स मार्केट है जहाँ चीजें बिकती हैं, एक फैक्टर मार्केट है जहाँ मजदूर बिकता है, ठीक है जी, और एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ कर्जे मिलते हैं, लोन बिकते हैं। उसके बाद हम कहने लगे कि डिमांड एक ऐसी टर्म है जिसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक बिल टू परचेज और एक पावर टू परचेज। टाइम मेंशन किया जाए तो ये डिमांड। उसके साथ हमने अगली बात ये की थी कि असल चीज लॉ ऑफ डिमांड है, और लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये कहा था कि किसी चीज की प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड बढ़ती है, और प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है। इसको हमने प्राइम डिटर्मिनेंट कहा था। बाकी भी डिटर्मिनेंट पे डिस्कस हुए थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि जी अगर किसी चीज का वेदर आ जाता है जिस मौसम में वो चीज यूज होती है, जैसे एसी है, गर्मियां आ जाएंगी ज्यादा बिकेगा, हीटर है सर्दियां आ जाएंगी ज्यादा बिकेगा, राइट जी। फिर हमने हैबिट्स का भी कहा था, कुछ चीजों की आदत से ताल्लुक होता है, आमदनी से ताल्लुक जोड़ा था कि अगर लोग ज्यादा अमीर होंगे ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा इनकम होगी ज्यादा डिमांड करेंगे। फिर हमने एक्सपेक्टेड प्राइस का कहा था कि अगर इंसान को पता है कि एक चीज महंगी हो जाएगी, आज डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और अगर एक बंदे को पता है कि ये चीज सस्ती हो जाएगी तो आज नहीं खरीदेगा, डिमांड कम हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग से डिमांड बढ़ती है, पर्सनल सेलिंग से डिमांड बढ़ती है। आखिरी बात जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो थी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके ऊपर हमने ये कहा था कि जो सब्स्टिट्यूट की प्राइस जब भी चेंज होगी उसका सेम असर आएगा। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा होगी आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट का हमने कहा था कन्वर्स असर आता है। कॉम्प्लीमेंट के केस में प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस ज्यादा हुई तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ये चीजें कल हमने बड़ी अच्छी तरह समझ ली थी। आज का हमारा जो काम है वो ज्यादातर रिलेटेड है लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि कल तो हमने लॉ ऑफ डिमांड को सिर्फ रेफर किया था, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की तफसील में चलें और उसे समझने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं कि ये है क्या, और इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, उसके लिए हम काम करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, एक चीज बड़ी जरूरी है, और वो ये है कि ये जो चैप्टर है हम जानते हैं कि बड़ा बुनियादी चैप्टर है, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है। ये हमने सोचा था कल, पता नहीं आपने सोचा कि नहीं सोचा, है ना बच्चे? सोचा ही होगा, आप भी बच्चे तो नहीं है, अब तो आप भी बहुत बड़े हो गए हैं जी। सीए करना आना कोई आम बंदे का काम है? सीए कौन कर सकता है? आम बच्चे के बस की बात ही नहीं। सीए क्या ख्याल है बच्चों? हम छोटे छोटे थे बच्चों, सीए की इतनी वैल्यू होती थी, किसी बच्चे का रिश्ता ना होना तो घर वालों ने कहना मुंडा सीए कर रहा है, लोगों ने दीवाने हो जाना, ठीक है। और अब बच्चों, अब लोग सियाने बड़े हो गए, किसी रिश्तेदारी को भी जाके कहेंगे ना हमारा बच्चा सीए कर रहा है, वो कहेगी बाजी छो गल्ला, जो आर्टिकलशिप करेगा वो तो दसना। और अगर आप कहेंगे ना आर्टिकलशिप कर रहा है तो फिर कहेगी बिग 4 के बिग 10। लोगों को इतनी नॉलेज होगी, पहले लोगों को पता ही नहीं होता। इससे बच्चों मेहनत कर लो, मेहनत नहीं करोगे ना फिर लाइफ बड़ी टफ है मेरी तरह। हाँ, हकीकत बात, मेरी बड़ी टफ लाइफ है बच्चों।
हमें बहुत काम करना पड़ता है, फिर जाके हम घर चला पाते हैं। अगर हम सीए कर लेते ना बच्चों, फिर लाइफ बड़ी आसान है इनकी। चले बहरहाल बच्चों, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो भी करेगा। चले हम यहाँ से शुरू कर देते हैं आज। देखिए सबसे पहली बात ये है कि कल हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, सॉरी डिटरमिनेंट्स पढ़े। आज राइटर कहता है कि पहले ये तय कर लो कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। क्या कह रहा है? वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो जी लॉ ऑफ डिमांड में दो वेरिएबल, कितने बच्चों? रिपीट करते हैं, कितने? एक है गुड की प्राइस और एक है उसकी डिमांड। रिपीट करते हैं, कौन से दो वेरिएबल है? एक गुड की प्राइस और एक उसके अलावा हर चीज क्या है। तो मुकरेगा तो नहीं बात में, पक्की बात है। लो जी दो वेरिएबल कौन से? एक प्राइस और एक डिमांड, और बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है जी, पक्की बात है। अच्छा, तो इसने क्या किया, इसने जरा इखलाकन चंद एक का नाम लिख के बताना शुरू कर दिया राइटर ने। कहता है देखो जब तुम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो एक चेंज होगी क्या? प्राइस, और एक चेंज होगी क्या? डिमांड। लेकिन कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी। कहता है देयर इज नो चेंज इन द एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी लिख के बता रहा है ताकि आपको याद रहे इनकम चेंज। लॉ ऑफ डिमांड की डिस्कशन के दौरान अज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही। देयर इज नो चेंज इन क्या बच्चों? आबादी भी नहीं चेंज हो रही, क्योंकि हमने तो दो ही वेरिएबल रखने हैं। कौन कौन से? एक प्राइस एक डिमांड। तो कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट, पॉपुलेशन कांस्टेंट। उसके बाद आगे देखिए प्राइसेस ऑफ बड़े बड़े रिलेटेड गुड कौन कौन सी होती है? आपको हमें पता है ना, सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो भी दोनों क्या है? वो भी दोनों कांस्टेंट। अच्छा, टेस्ट भी, फैशन भी, वेदर भी। क्या हाल है बच्चों? पक्की बात है, बात समझ आती है? एंड देयर इज नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी चेंज नहीं हो रही, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस वो भी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर किसी बच्चे को मैं कल यहाँ से शुरू करा देता, किताब कहती यहाँ से शुरू करा देता, तो मैं आपको क्या बताता? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कुछ पता होता आपको? क्या मैं आपको कैसे बताता कि वेदर से, मौसम के बदलने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है, इनकम के बदलने से कैसे होगा? आपको यही समझ में आती है कि कॉन्स्टेंट क्यों कर दिए बेचारे, हम तो इनको जानते ही नहीं। ये तो ऐसी है कि जैसे बंदा कहते हैं ना एक इलाके में घुसे, बगैर जाने बूझे कोई एक्शन कर दे। जैसे मैं एक दिन सुन रहा था, एक बंदा था, तो वो बल्कि तीन पागल थे। तो तीन पागल क्या कहते हैं कि ना ये दो खेत हम ले लेते हैं, ये दो खेत हम ले लेते हैं। कहता फायदा क्या? दूसरा पागल कहता है यहाँ गंदम उगाएंगे। कहता लोग हमसे पहले गंदम उखाड़ के ले जाएंगे यहाँ से, हमें फायदा कोई नहीं होगा। तो कहता है कपास उगाएंगे, तो लोग कपास ले जाकर धनिया बना लेंगे अपनी। कहता अच्छा यार गन्ने लगा लेंगे, गन्ना तो उखाड़ना मुश्किल है। कहता वो नजर आ रही पीछे झोपड़पट्टी, उन्होंने एक एक गन्ना उखाड़ उखाड़ के चूस जाना। वो तय करते हैं, ऐसा करते हैं, प्लॉट की बात बाद में करेंगे, खेती बात बाद में करते हैं, पहले झोपड़पट्टी को आग लगा देते। वो जाके झोपड़पट्टी को आग लगा देते है जी, झोपड़पट्टी को। तो वहां से एक बाबा भागा हुआ आता है, आगे कहता है ये साडा कसूर की है। तो वो आगे से जवाब देता हो चुपो गन्ने, हो चुपो गन्ने। तो ये बड़ी मशहूर कहावत है पंजाब की, इस वजह से है कि ना रीजन ना कुछ हो रहा है, नहीं बस्ती को आग लगा दी। लेकिन हमने वो काम नहीं किया, हमने पहले बताया है कि ये काम यूं होता है, ये काम यूं होता है, ये काम यूं होता है। और आज हम प्राइस और डिमांड को वेरिएबल रखेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट कर देंगे। और अगर वो वेरिएबल होते तो क्या करते ये आपको कल पता लग गया। राइट जी, तो हमने गन्ने चुपो वाला काम नहीं किया है जी। चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट, शुरू करते हैं जी। कौन से दो वेरिएबल है? डिमांड। और हम क्या पढ़े? लॉ ऑफ डिमांड।
सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, हाँ तो हमें डेफिनेशन पता है लेकिन लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, इखलाकन लिख देते हैं, किताब के किसी भी कोने पे लिख देते हैं, अदर थिंग्स remain the same, अदर थिंग रिमेन द सेम। अच्छा अब ये बताएगा कोई, ये क्या मैंने लिखा सबसे पहले, अदर थिंग रिमेन द सेम क्यों लिखा जी? अभी तो कह के आए हैं कि बाकी चीजें क्या है, वो ये वाली चीजों के बारे में लिखा है, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, ये वाली चीज, ठीक है जी। अदर थिंग रिमेन द सेम, इंक्रीज इन प्राइस, बल्कि उल्टा शुरू कर देते हैं, डिक्रीज इन प्राइस, decrease in price causes increase in quantity, मिकदार में लिख देते हैं, quantity demanded and increase in price causes decrease in quantity demanded। हमने कहा अगर बाकी चीजें वही रहे, तो हमने काफी दफा इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड बार बार यूज किया है, लेकिन कहा है कि अगर बाकी चीजें वही रहे, तो अगर प्राइस जो है इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज कर देंगे। हम यूं भी लिख सकते हैं ना कि अगर, एक मिनट यार, अगर प्राइस में डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस में क्या हुआ बच्चों, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड, अब इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी बच्चों की, शाबाश, डिक्रीज हो जाएगी, राइट जी। चल परफेक्ट हो गया जी, हमने डेफिनेशन को एरो से लिख दिया। अब हम एक ऐसा काम करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की आदत होती है हमेशा एक स्केड्यूल बनाते हैं, फिर उसे डायग्राम बनानी शुरू कर देते हैं, इस तरह बात पक्की हो जाती है। देखिए जब प्राइस थी 20 रुपीज तो डिमांड कितनी थी, 200, प्राइस थी 20 तो डिमांड कितनी थी, 200, लेकिन जब प्राइस बढ़ के हो गई 30, प्राइस बढ़ के क्या हो गई 30, तो देखिए डिमांड जो है वो कम हो गई, कितनी कम हो गई, 100 केजी से, हाँ जी 100 से, नहीं 200 से कितनी हो गई, 100 केजी हो गई, 200 से 100 केजी हो गई। पहले 20 पे कितनी थी, 200, 20 पे थी, लेकिन प्राइस में ज्यादा हुआ, कंज्यूमर ने देखा मेरे तो कीमत बढ़ी है, मेरा बजट मैनेज नहीं हो रहा, उसका बजट मैनेज नहीं हो रहा, तो क्या वो पैसे और अरेंज करेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो डिमांड में कमी कर देगा, वो कहेगा मैं चीज कम ले लेता हूँ, तो क्या हो गया बच्चों, वो 200 केजी लेता था, कितना खरीदा, 100 केजी खरीद लिया, राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं होगी फिर। अच्छा इसके बरक्स अगर फर्ज करें कि प्राइस में डिक्रीज आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 30 से 10 आ गई, अब क्या होगा बच्चों, अब प्राइस कम है, वो मौके का फायदा उठाएगा, क्या करेगा, कहेगा यार कीमत कम हो गई है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं मौका अच्छा है, मैं खरीदारी ज्यादा कर ले, वो 200 केजी खरीद रहा था, अब वो क्या करेगा, वो 300 केजी ले लेगा, ठीक है, राइट जी। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्केड्यूल। पहले हमने क्या कहा कि इनिशियली 200 रुपए कीमत थी, 200 केजी खरीद रहा था, इस दफा मार्केट में गया तो हैरान हो गया, कीमत 300 हुई थी, अब से यार कीमत 300 हुई, अब के क्या करूं, तो उसने क्या किया, 200 की बजाय 100 केजी खरीद लिया, तो साबित क्या हुआ, अगर प्राइस बढ़ेगी डिमांड में कमी आएगी,
और जब प्राइस कम हुई कितनी 20 से 10 हुई, वो खुश हो गया, हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मौका अच्छा है, चीज सस्ती है। उसने क्या किया, उसने ज्यादा खरीद लिया, 200 से 300 पे चला। साबित हो गया कि प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट जी। यही चीज हम एक डायग्राम पे भी प्लेस कर सकते हैं। कैसे? अच्छा यहाँ आप देखिए, कल हमने जो कीमत दी थी ना वो प्रैक्टिकल थी, तो वो क्या थी, 200 पर केजी के हिसाब से चला था, फिर 300, फिर 100 कर दिया हमने, लेकिन क्वांटिटी में बड़ा फर्क था। आज हमने बड़ा प्रोपोर्शनेट रखा था कि डायग्राम हमारा क्या हो, आसानी से बनाया। अब इस डायग्राम के ना बच्चों, हम वर्टिकल एक्सिस पे रख देते हैं प्राइस, यानी इस एक्सिस पे क्या है, प्राइस है। और अगर आप देखें इस एक्सिस पे प्राइस है, तो इस एक्सिस पे क्या है बच्चों, क्वांटिटी डिमांड, राइट है जी। ये आ गया जी ओरिजिन, राइट हो गई बात। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो देखिए 10 20 और यहाँ पे क्या आ गया 30। मैंने जानबूझ के उतना ही स्केल बनाया जितनी मुझे जरूरत है। तो ये क्या है, प्राइस ले ली ना इस तरफ, और क्वांटिटी इधर ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ क्या लिखूं, हंड्रेड्स में लिख देते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हंड्रेड्स में, 100 200 300, राइट बच्चों। तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या रख दी, प्राइस, और प्राइस रखी 10 20 30, और एक्स एक्सिस पे क्या रख दी, क्वांटिटी रख दी, राइट जी। अच्छा अब आप जानते हैं कि जब भी हम कोई पेयर पॉइंट ड्रॉ करना चाहें तो एक वैल्यू एक्स की पता होनी चाहिए, एक वाई की, दोनों साइड की वैल्यू पता है, उससे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट क्रिएट कर देंगे। मिसाल के तौर पे देखिए 20 के साथ हम क्या ड्रॉ करेंगे, 20 के साथ क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, 200। तो ये इधर से आ गया 20, ठीक है, और इधर से क्या आ गया 200। हमने इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी। हम क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब 200 रुपए कीमत थी, नहीं जब 20 रुपए कीमत थी, डिमांड 200 के, ये कहना चाह रहे हैं। जब 20 रुपए कीमत थी, डिमांड 200 के जी थी, ये कहना चाह रहे हैं, राइट जी। लेकिन अगर कीमत ज्यादा हो गई, अगर कीमत ज्यादा हो गई, कितनी होगी बच्चों, तो डिमांड कितनी आ जाएगी, यानी कम हो जाएगी। आपके ख्याल में डिमांड कम हो जाएगी, राइट जी। इसका मतलब है अब 30 को मिला दें किससे, 100 से। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया बच्चों, ये पॉइंट बन गया। साबित ये हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में, और हम बी से कहा चले जाएंगे, ए पे, बी से कहा चले जाएंगे, ए पे। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, और हमने जब पेयर पॉइंट ड्रॉ किया तो इधर अब 30 से किसको ड्रॉ करना, 30 के साथ 100 को। पता चला कि प्राइस 30 हुई, डिमांड 200 से 100 होगी, पॉइंट बन गया है। जिस वाला हम बी से कहा चले जाएंगे, ए पे। अब चलिए फर्ज कर लीजिए कि प्राइस में कमी आ गई है। कितनी कमी आ गई है, शाबाश, 20 से 10 पे आ गया। जब सस्ता हुआ, कंज्यूमर ने ज्यादा खरीदा, उसने 200 की बजाय 300। अच्छा दोनों दफा जब आपने सोचना है तो आपने इनिशियल वही रखना है कि प्राइस 20 थी। लेकिन अभी हमने क्या सोचा, पहली प्राइस क्या है 20, डिमांड है 200, लेकिन जब प्राइस में कमी आई तो 20 से क्या हो गई 10, और जब सस्ता हुआ उसने ज्यादा खरीद लिया तो उसने 300 केजी खरीद लिया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 10 को मिला देंगे, ये 10 बन गया और ये बन गया 300। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे,
सी। तो हम कहते हैं जी प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी, इसलिए हम बी से कहाँ आ गए, राइट हो गई जी बात। कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, डायग्राम बन गई, उसी डाटा को क्या किया, पेयर पॉइंट में ड्रॉ कर दिया। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, बी, ठीक है। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, हम ए पे चले गए। प्राइस कितनी हुई कम, बड़ी शाबाश, 20 से 30, और डिमांड कम हुई 200 से 100, हम बी से कहाँ चले गए, ए पे। अब फिर 20 पे आ जाइए, बी पॉइंट पे। प्राइस 20 से क्या हो गई 10, और डिमांड बढ़ के क्या हो गई 200 से 300, हम बी से कहाँ चले गए, सी पे, करेक्ट जी। हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ए बी सी तीनों मिला दिए जी, ये मिल गए तीनों पॉइंट, ये बन गया डिमांड का, ये बन गया डिमांड। तीनों पॉइंट्स को मिला दिया तो क्या बन गया, डिमांड का बन गया। राइट हो गई जी बात। मैंने मैच द 3 पॉइंट्स, और वो डिमांड कर चीख चीख के कह रहा है कि देखो भाई, मेरा जो मूवमेंट है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका, चेक कर लो जरा अच्छी तरह, खाना किसे खाते हैं, सही राइट आ रहा है ना उधर। तो डिमांड का मूव्स कर रहा है, डिमांड का मूव्स moves left to right, downward, left to right, downward, and shows inverse relationship between price, जिसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, इनवर्स भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट बच्चों। तो डिमांड का मूव करता है लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, और क्या रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स, नेगेटिव भी कह सकते हैं, है जी, राइट हो गई बात। तो जब भी कोई कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगा, क्या रिलेशनशिप शो करेगा, ये तो डिमांड है, लेकिन आगे चल के कोई और कर्व भी ऐसा हुआ तो क्या शो करेगा, पक्की बात याद कर लेंगे, मेरे साथ बोले, अगर कोई भी कर्व, बोले बोले कोई भी कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगा तो वो नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप को शो करेगा, राइट जी। अब ये इनवर्स क्या है, इनवर्स का मतलब होता है उलट, इनवर्स का मतलब क्या होता है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उलट, उल्टा चलना। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर प्राइस ज्यादा हुई तो, इसी को कहते हैं ना उलट, कि जो प्राइस करेगी उसको उल्टा करेगा। प्राइस कम होगी, एक मिसाल ले लेते, फर्ज करें कि आपकी बर्थडे, ये ओरिजिन पे आपकी बर्थडे हो रही है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर आप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड कह रहे हैं, आप राइट टू लेफ्ट अपवर्ड भी तो कह सकते हैं, लेकिन होता ही है बच्चों, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन हमेशा कर्व को ओरिजिन से देखा जाता है। कहां से देखा जाता है, ओरिजिन वो है ना, ओरिजिन ये मरकज है हमारा, हमने जिसको देखना है यहाँ खड़े होकर देखो। तो ओरिजिन पे क्या हो रही है, आपकी बर्थडे हो रही है, ये आपका केक लगा हुआ है, उसके बाद मोमबत्ती भी जल रही है, आपकी दो पुप्पू हैं, कितनी पुप्पियां हैं, दो पुप्पियां, दोनों की आपस में शदीद लड़ाई, दोनों की आपस में, एक पुप्पू का नाम प्राइस है, दूसरी का नाम डिमांड है। तो आपको एक पुप्पो है, उनसे कहते हैं जाकर डिमांड वाली पुप्पो से कि पुप्पो मेरी बर्थडे आपने जरूर आना, तो आप कहते कि वो आ रही है, हाँ जी वो तो आ रही है, तो फिर मैं नहीं आना,
यानी ये एक पुप्पो रीजन के करीब आ रही है, देखिए ब्लू लाइन, और दूसरी पुप्पो रीजन से, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव इनवर्स। सही है। और अगर आप कमिटमेंट करें नहीं नहीं वो उन्होंने नहीं आना, उनके बेटे की ग्रेजुएशन की सेरेमनी, तो हाँ फिर मैं आवांगी मेरा पुत्र। ठीक होगा बात बच्चों, क्या हाल, क्यों जी, है कि नहीं? अच्छा पुप्पियों की लड़ाई भी हो जाती है आपस में, बड़ी लड़ाई होती है, उसकी दो वजूहत होती है। अगर आप अपने आप को ओवर मार्केटिंग कर देंगे, आपकी पुप्पियां लड़ पड़ेंगी। ओवर मार्केटिंग का मतलब क्या है? उस मिसाल के तौर पे, मैं घर में छोटा था, अम्मी मुझे ले जाती थी शादियों पे, मैं शादियों में जाकर हमेशा, मैं शुरू से स्ट्रेटेजी कराऊँ, तो मैं स्ट्रेटेजी खेलता हूँ। अब आमतौर पे तेल मेहंदी पे लड़कियां जा रही हैं, वो लेके क्या होती है बच्चों, लड़के आगे पीछे तस्वीरें खींच रहे हैं, जान पे खेल के कभी ये कभी। अच्छा मैं कुड़ियां दे नेड़े ही नहीं जाना, मैं कुड़ियां दे, मैं नहीं जाना ने फायदा। मैंने ये देख लेना है कि इस फैमिली में लड़कियां जरा खूबसूरत है इनको, मैंने उनके अप्पू के साथ नमाज पढ़ने जाना, मस्जिद ढूंढ के देनी, अच्छी अच्छी बातें करनी है, खुशहाल जिंदगी के लवाजमात डिस्कस करने, जिससे उनको ये पता चल जाए कि बच्चा फ्यूचर में ना बीवी को बड़ा खुश रखे। बस फिर देखे खानदान में जो लड़ाइयां पड़ती, ओए होए, मैं कहना हूं ना आपस ही लड़ लड़ पैना, तो ब्याह फिर खानदान तो बारी होगा, मेरे साथ ऐसे ही होगा। अम्मा कहने लगी पुत्र तू लड़ाइयां इनियां पवाइयां ने, खून तेरा बाहर ही करा, फिर मेरी शादी हो गई थी। तो इस तरह से ना कि हम छोटे थे ना, तो अक्सर चीजें महंगी होती थी, तो सस्ती लेने कहा जाते थे, पिछड़ा, शादी भी छिड़ नहीं हुई जा, वो मीनारे पाकिस्तान से बारात निकली, पिछड़े जाके थक गई, न डीएचए ना सपना बार ना गुलशन रावी, है जी ना गुलबर, और चल पुत्र तेरी शर्ट है इतों आनी तेरी बुद्धि अच्छी है। अच्छा बच्चा नहीं, चलो यार जो भी है वापस आते हैं, कहता है कि कर्व नेगेटिव होती अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होती, नहीं नहीं, कर्व नेगेटिव नहीं है मेरा बेटा, स्लोप नेगेटिव है उसका, क्या समझे? ठीक है मोहम्मद कामरान भाई, कर्व को कब मैंने नेगेटिव कहा, मैंने तो स्लोप को नेगेटिव कहा, क्या समझा? ये देख लिखा भी है शोज नेगेटिव रिलेशनशिप, तो उसका स्लोप नेगेटिव है। क्या ख्याल है, आप समझ आ गई तो जी लिख के एंटर कर दे। क्या कहता है, क्यों भाई वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान में चला गया, इतनी दूर नहीं जाना, सिर्फ स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट डाउनवर्ड एंड शोज नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, नहीं बेटा ये कभी नहीं होती, कर्व की आप, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव होती है, नहीं नहीं कभी पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है बेटे, ये आपने किताब गलत पढ़ी है कोई, दोनों हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, शुरू से मैथमेटिक्स में ही चल रहा है। अच्छा बच्चों, सो हम क्या बात कह रहे थे, हम बात ये कहनी चाह रहे थे कि ये दोनों पुफियों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव। अगर एक ओरिजिन के करीब आती है दूसरी ओरिजिन से, ये आपस में मिलना नहीं चाहते, और प्राइस के भी यही हालात है, डिमांड के मामले में प्राइस के यही हालात है, प्राइस कम होती है, डिमांड ओरिजिन से दूर भाग जाती है, और प्राइस ओरिजिन से दूर जाती है तो डिमांड उसके करीब आ जाती है, और ये दोनों ओरिजिन पे आ नहीं सकते, अगर एक डाउन जाएगा दूसरा दूर चला जाएगा, अगर वो अप बढ़ जाएगी फिर ये ओरिजिन के करीब आ जाएगी, इसका मतलब इनमें रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप। राइट हो गया बच्चों, तो पुप्पियों से याद रहेगा आपको, चलो सही है, पुप्पो में लड़ाई हो जाता है ऐसे होता, वो आएगी तो फिर मैं नहीं आता, जो नहीं आएगी फिर मैं आ जाएगी, ऐसे होता है ना, इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। राइट जी, अच्छा बच्चों, तो अब हमने कह दिया कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो रिलेशनशिप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, वी हैवंट गॉन इन द नेगेटिव क्वाड्रेंट, हम किसी नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं गए। ठीक है जी, अच्छा बच्चों, राइट हो गई जी बात। चलिए
तो ये आ गया जी, हमें लॉ ऑफ डिमांड की समझ आ गई। क्या कंक्लूड करते हैं? अदर थिंग्स रिमेन द सेम, प्राइस डिक्रीज होगी तो, और अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, राइट जी, नो डिफिकल्टी, गुड हो। चलो, ये आ गया जी हमें लॉ ऑफ डिमांड। अब आपकी किताब में देंगे ना तो एक मार्केट डिमांड कर्व भी दिया हुआ है, दिया हुआ जी। अच्छा, इसको ज्यादा गिफ्ट नहीं करानी है आपने, सिर्फ एक बात समझ लें, क्या मार्केट डिमांड क्या होती है? एक मार्केट में जितने कंज्यूमर होते हैं, अगर उनकी डिमांड को जमा कर लें, वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। रिपीट करते हैं, एक मार्केट में जितने कंज्यूमर है उनकी डिमांड को जमा कर लें, क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड बन जाएगी। अब एक मार्केट में अगर 10 कंज्यूमर है, तो 10 कंज्यूमर की डिमांड को क्या करेंगे? जमा कर लेंगे। और अगर वहां पे 5 हुए तो 5 ही जमा कर लेंगे। और अगर 2 हुए, ए और बी, उन दोनों को जमा कर लेंगे। इसकी डिमांड इसमें जमा की, इक्वल की, तो डिमांड कर ये वाला बन गया। इसको क्या कह रहे हैं? मार्केट डिमांड कर। ज्यादा से ज्यादा हमने डिमांड के साथ क्या टर्म लगा दी? समेशन। समेशन का मतलब सम। तो हमने दोनों की डिमांड को जमा कर लिया। दैट्स ऑल। स्लोप भी वही रहेगी, रिलेशनशिप भी वही रहेगा। रिलेशनशिप क्या रहेगा? प्राइस कम होगी, डिमांड क्या हो जाएगी, और प्राइस ज्यादा होगी तो, दैट्स ऑल। इस टॉपिक को कोई ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जुमला, ये मार्केट डिमांड इज summation of the demand of all consumer in the market। लिख लेते हैं, क्या हाल है बच्चों? मार्केट डिमांड इज summation of the demand of all consumers। सादा ठीक है। अच्छा, चाय कच्ची क्यों है? पूरी नहीं पता। फूल आए हैं तो बस ठीक, डालो पानी का। अच्छा, मैं चाय पीता हूँ जब, तो सिप सिप की आवाज नहीं आती, आपने नोट किया? बार बार लोग चाय पीते हैं ऐसे। आपको भी मौका दे देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? कॉलेज वालों को एक एप्लीकेशन देते हैं, इतनी फीस दिए चाय का कॉपी खुलवाएगी। अच्छा, जो चाय मांगते हैं ना टीचर के खाते से कॉलेज में, उससे सबसे ज्यादा डिस्काउंट लिया होता है, पक्की बात। उसकी वजह ये आइडिया आता है इसके जहन में कि अगर बाकियों ने 60 जमा कराया ना, उन्हें 35 कराया होता है। ये एस्टिमेटेड आदि बात है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है? खुश हो गए आप? बात समझ आ गई आपको? क्या समझ आ गई? कि जो मार्केट डिमांड है वो मजमुआ है, समेशन है इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड। रिलेशनशिप वही है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड। जब रिलेशनशिप वही है तो हमें फिक्र की भी कोई बात, बस इतना पता है कि ये मजमुआ है। अच्छा बच्चों, अब एक सवाल है, कहता है डिमांड कब नेगेटिव स्लोप क्यों होती है? डिमांड कब नेगेटिव स्लोप क्यों होती है? आपके जहन में क्या आइडिया आता है कि क्यों नेगेटिव स्लोप होती है? ये कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है इसलिए नेगेटिव होगी। लेकिन एक्चुअली नेगेटिव जब उसने कह दिया, उसने तो खुद मान लिया कि प्राइस कम होगी तो डिमांड। अब इसकी वजह बतानी है। क्या बतानी? इसकी वजह बतानी। देखिए, सबसे पहली वजह ये पता क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे पहली वजह है इनकम इफेक्ट। कौन सी वजह है? अगर आप किताब में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड से पहले लिख दिया उसने गलती से, हालांकि लॉ ऑफ डिमांड के बाद ही समझाया जा सकता है। लेकिन अभी आप किताब को छोड़ दें, अभी आप इधर देखो, अगर यहां समझ आ गया ना तो किताब में मैं समझा दूंगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात कहते हैं कि इनकम है, किसी की इनकम इफेक्ट, किसी की इनकम है, हम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे किसी बंदे ने सीए कर लिया, उसकी इनकम है 1 लाख,
हाँ 1 लाख और कितनी लेनी है आपने? 1 लाख हो जाए। ओ भाई गेम ही 5 फिगर की है। जिस बच्चे ने स्टार्ट ही 5 फिगर से लिया हो जाएगा ना। एक्चुअली ग्रोथ बाद की है। शुरू में वही है, लाख सवा लाख है। आपने याद रखना है, जहन में रखना है कि आपने अगले 6 साल कम पैसों में गुजारा करना है। स्टेपन मिलेगा 18,000, 4 साल तक। ठीक है, 4 साल तक 18,000 स्टेपन मिलेगा आपको। उसमें कपड़े ले लो, जूते ले लो। बाकी अगर किसी फर्म अच्छी में ऑडिट करने गए तो बाज तो ऐसी फर्में होती हैं कि वो कपड़े भी लेके देती हैं। और मैं तो एक ऐसी फर्म भी में भी गया, उन्होंने मुझे अंडरगारमेंट भी लेके दिया। हाँ, मैंने कहा मेरे घर रह गए, मैंने लेने हैं, वो मैनेजर साथ भेज दिया उन्होंने। मैंने जितने लिए मैं पैसे निकालने लगा, उसने सर क्या कर रहे हैं आप, मैं साथ है वहां आपको। उसने कंपनी का क्रेडिट कार्ड दिया। तो बात तो ऐसी होती है, खाना भी अच्छा खिलाती हैं, योमिया भी रोज देती हैं, 1,000 1,200 वहां से आ जाता है, इस तरह को 50-60 हजार बन जाता है। लेकिन जाहिर बात है स्टार्टिंग में तो नहीं बनेगा, वो तो बनेगा जब आप 1 साल ऊपर जाएंगे, थोड़े सीनियर हो जाएंगे, फिर पढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको कोई लाख सवा लाख मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है आपके टाइम तक 1.5 लाख हो जाए। उसके बाद फिर आपको मिलते हैं फॉरेन टूर्स, ट्रेनिंग वगैरह, अगले साल 1.5 2 साल के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर गाड़ी पेट्रोल वो आना शुरू हो जाता है। तो ये तकरीबन कोई आप कह लीजिए कि तीसरे साल तक आप सवा लाख से शुरू कर दें, तीसरे साल तक आप 2.5 से 3 लाख क्रॉस कर जाते हैं। यानी उसका कर फिर ये नहीं जा रहा, पहला सवा लाख यहाँ आगे कर यूं जा रहा है, ऐसे यूं कर जंप इन हो रहा है। फिर आप ये जब 4-5 साल हो जाते हैं, आप प्राइवेट असाइनमेंट भी पकड़ लेते हैं। 5 बजे तक काम किया, कोई असाइनमेंट को फिजिबिलिटी बन गया। मेरे एक दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, हुकूमत ने एक बस सर्विस चलानी है बगैर पेट्रोल के, बगैर गैस के, इलेक्ट्रिक बस चलानी है। और बकर साहब नाम है उनका, पैक में पढ़ाते हैं। 5 मिलियन दिया उन्होंने सिर्फ उस फिजिबिलिटी बना के देने। कितना? 5 मिलियन। ठीक है, थोड़ा होता है। और वो कहते हैं मैंने 1 महीने में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के फारिग कर दिया। ठीक है जी। मेरे पास एक मैनेजमेंट की किताब आ गई रिव्यू के लिए, मैंने 2 दिन में रिव्यू करके वो मारी। कितने पैसे? 50,000। यानी वो पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह एक दफा आई कैप की आई थी, 2.25 लाख रुपए मिला, 2-3 दिन में करके वापस ली। अब इकोनॉमिक्स क्लास में किताब मेरे पास रिव्यू के लिए आ जाए तो मैं फौरन कहूंगा ना, ये टॉपिक इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे होगा, इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है, लिख के भेजें। वो फिर पैसे आने शुरू हो जाते हैं इस तरह ना। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, 3 अरब रुपया कितना होता है? 350 पेज की एक कॉपी 3 अरब, 3.5 अरब रुपए में बिकी। कौन सी? क्या मीर बादशाह डैम की फिजिबिलिटी। किसने बनाई? चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनाई होगी, साथ इंजीनियर भी होंगे। लेकिन कितने में बिकी? उसका ऑक्शन हुआ, पाकिस्तान की कोई कंपनी करने को तैयार ही नहीं। जर्मन आए, कैनेडियन आए, चाइनीज आए। सबसे सस्ती चाइनीज ने करके दी, हमने उनको दे दी, लो भाई आप ना, क्या हाल। तो ये चीज होती है। अब मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं भी एक जगह प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैं साल का लेता हूँ $7,000, $8,000। ठीक है, लेकिन 7,000 8,000 और यही 60,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस चीज पे। ठीक है ना बेटे, आप ना अपने मोबाइल में ऑन रखना है मेरा लेक्चर, आवाज वगैरह हर चीज, अपना काम करते रहो। थोड़ा थोड़ा कभी सुन लिया 2-4 मिनट,
राइट जी, नो प्रॉब्लम। चलिए वापस इस तरह आपका करियर है, इसलिए आप फौरन नहीं जंपिंग कर देंगे बस ही इधर सीए हुआ और उधर वो, नहीं नहीं, पहले 2-4 साल का काम को सीखना है, उसके बाद फाइलों को डील करना सीखना है, ऑडिट प्रैक्टिसेस हैं, बड़ा कुछ सीखने वाला है। उसके बाद फिर ठीक है, वर्टिकल कर्व मिल जाएगा, फिर आप ग्रो करते जाएंगे। डिपेंडिंग बाकी चीजें भी हैं, आप कंप्यूटर कितना अच्छा बाद में सीखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने अच्छे सीखते हैं, लैंग्वेज कितनी इंप्रूव करते हैं, ये सात सानवी फैक्टर हैं, इसके बगैर नहीं है। भाई जाहिर है, जब आप कोई भी ऑनलाइन कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे तो वहाँ इंडियन ने भी आना है, वहाँ बांग्लादेशी ने भी आना है, वहाँ साइप्रस से भी लोग आएंगे, वहाँ पे मॉरिशस से भी लोग आएंगे। और अगर आप उनके मुकाबले में अच्छा नहीं बोलेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ना इस चीज का भी। तो दीज थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, ये आज कंटेंट राइटर देख लीजिए, उसकी बुनियाद पे इमिग्रेशन मिल जाता है अगर आप कंटेंट अच्छा लिख लेते हैं। अंदाजा कीजिए, तो स्किल है, आप जितनी इंप्रूव करेंगे। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं, बात करते हैं किसी बंदे की, इसने कहा जी पहली वजह इनकम इफेक्ट है। हम पूछते हैं अच्छा इनकम इफेक्ट क्या होता है, वो कहता है पहले तो बात मेरी समझो। एक बंदे ने सीए किया, उसकी आमदनी है 1 लाख, हम करना चाहते हैं डबल, क्या करेंगे? 2 लाख कर देते हैं, डबल हो गए। तो कहता है ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि वो जितनी चीजें खरीदता है, जितनी चीजें खरीदता है उसको 50% ऑफ कर दो। ये दूसरा तरीका है, वो जितनी चीजें खरीदता है उसको 50% ऑफ कर दो। तो देखिए, 1 लाख से 2 लाख कोई डबल खरीदारी करेगा? 1 लाख से 2 लाख कोई डबल खरीदारी करेगा? और अगर सारी चीजों की कीमतें आधी कर दी तब भी वो क्या करेगा? डबल खरीदेगा। वो कहता है ये भी इंक्रीज है। साबित क्या हुआ? अगर प्राइस कम होगी तो बंदे की आमदनी में इजाफा हो जाएगा। राइट जी, अगर प्राइसेस कम होंगी तो बंदे की आमदनी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये आपकी मर्जी है, आप उसको कह लो कि रियल इनकम बढ़ गई है तब भी ठीक है, आप सही कह रहे हैं आपके जी, इसकी रियल इनकम बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि चीजें सस्ती होने से क्या होता है? रियल इनकम बढ़ जाती है। और अगर आपकी रियल इनकम नहीं, परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो भी ठीक है। इसको परचेजिंग पावर भी कहते हैं ना, कि आपके रुपए में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। ना बंद करिए इधर वाले कानून, शरारती तो नहीं करो। अच्छा जी बच्चों, राइट जी, करेक्ट हो गई बात। अच्छा दोबारा बात कर लेते हैं। ख्याल रखना चाहिए ना, हमारी माए बहनें दुपट्टे ओढ़ के बैठी हैं, उनको जरा एक हवा चाहिए। अच्छा बच्चों, अब बात, तुम्हें सर्दी लगती है मैं तुम्हें पीछे बैठा देती हूँ, ठंड लगती है तुम जोर आ स्वेटर पहन लिया। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, फिर बात करते हैं क्या जी, इनकम दो तरह से बढ़ती है, क्योंकि 1 लाख थी 2 लाख कर दी तो क्या करेगा? डबल खरीदारी करेगा। राइट हो गई बात। और अगर सारी चीजों में 50% ऑफ कर दिया तब भी डबल। साबित क्या हुआ? कीमत कम होगी तो आमदनी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो आमदनी, राइट, सब बच्चे मानते हैं। उसको बेशक आप कह दो रियल इनकम बढ़ गई, यानी ज्यादा खरीदा है, रियल इनकम बढ़ गई, या आप क्या कह दो? परचेजिंग पावर बढ़ गई। हकीकी आमदनी भी कह देते हैं उर्दू में लोग, और उर्दू अखबार में लिखा होता है कुव्वत खरीद, कुव्वत खरीद बढ़ गई ना उसकी। तो इसको ना लिखता है कौन? एक राइटर है, वो लिखता है, बड़े अच्छे अंदाज से लिखता है, कहता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस a consumer more can have more amount of commodity within the same amount of money। क्या मतलब? शाबाश बच्चों, एक कंज्यूमर जो है उतने ही पैसों में पहले से ज्यादा खरीद सकता है। एक कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी, मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। पैसे उतने ही चीजें ज्यादा, तो जब उतने ही पैसों में ज्यादा चीजें आएंगी तो वो ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि एलोकेट भी कर चुका है वो।
पहले भी खरीद रहा था, लेकिन अब वो क्या करेगा, इसका मतलब कुछ लोग पहले भी खरीद रहे थे, अब पहले से क्यों ज्यादा खरीदेंगे? क्योंकि उतने ही पैसों में ज्यादा चीजें मिल रही है। तो जब उतने ही पैसों में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो मुझे ये लाइन इतनी अच्छी लगी। ये एक किताब थी मैकोनल एंड ड्रू की, मैंने एग्जैक्टली वैसे याद कर ली, एग्जैक्टली वैसे ही याद, वो वैसे ही लाके आपके सामने लिख दी। ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कीमत के कम होने से एक कंज्यूमर अपने उतने ही पैसों में ज्यादा चीजें खरीद सकेगा। तो जब ज्यादा खरीद सकेगा तो क्या होगा? राइट हो गई बात बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई, क्योंकि पैसे उतने चीजें ज्यादा, तो पैसे उतने से मतलब उसकी पावर बढ़ गई है, उतनी खरीद बढ़ गई, वो कहेगा मैं ज्यादा खरीदूंगा, इससे तो ज्यादा खरीद ली। अच्छा, इस बात को मैंने कैसे समझाया? कीमत कम करके। कैसे समझाया? कीमत कम करके। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? जब कीमत कम होगी लोग क्या महसूस करेंगे? वो रीच हो गए, नहीं सॉरी, रिच हो गए, रीच तो और होता है कि लोग क्या महसूस करेंगे? वो रिच हो गए। अच्छा, दे अफोर्ड टू बाय, बोलो बोलो बच्चों, और अब वो ज्यादा खरीद सकते हैं, अब वो ज्यादा खरीद सकते हैं ऑफ गुड with their money now. The purchasing power of their income has increased in economic theory. This is known as income effect of price fall. लेकिन किताब वाले ने पता क्या किया? मैं जरा ऑप्टिमिस्टिक आदमी, मैंने कीमत कम की, वो पैसिमिस्ट है, उसने कीमत बढ़ा के समझाया। उसने कैसे समझाया देखिए, जब कीमत कम हुई तुमने क्या महसूस किया? अमीर। और जब कीमत कम होगी तुम क्या में ज्यादा बढ़ेगी, क्या महसूस करोगे? हाँ, उलट हो गया ना, कीमत कम हुई तो अमीर महसूस करोगे, और कीमत बढ़ गई तो गरीब। तो उसने कहा कि पीपल विल फील पुअरर एंड दे विल नॉट अफोर्ड टू बाय सो मच ऑफ गुड। वो अब उतनी चीज नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि उसने क्या लिया है? कीमत का बढ़ना, और मैंने क्या लिया? कीमत का घटना। उसने ले लिया कीमत का बढ़ना, तो वो कहता है कीमत बढ़ने से लोग गरीब महसूस करेंगे, अब वो उतनी मिकदार नहीं खरीद सकेंगे उतने ही पैसों में, लिहाजा दे परचेज, देयर परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम हैज फॉलन। उससे कीमतें खरीद बढ़ी थी, इससे कीमतें खरीद कम हो जाएगी। तो कहता है ये नोस करेगा क्या? नोन एज, शाबाश, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज। मैंने कहा कैसे किया था? फॉल। उसने क्या किया? राइज। फर्क तो कोई नहीं पड़ता, दोनों तरीकों से समझ सकते हो। अब ये स्टेटमेंट ढूंढो किताब में, कहाँ है? पेज नंबर बताओ सबको। 41। तो मैंने कहा था पहले मैं अपने तरीके से समझा दूं, फिर किताब वाला जो पैसिमिस्ट है इसकी बात भी समझा दूंगा। फर्क तो होता है ना एक ऑप्टिमिस्ट आदमी और पैसिमिस्ट आदमी, कि नहीं? क्या हाल है ना? जी बच्चों, सही होगी बात? मुश्किल बात तो नहीं करती कोई? पक्की बात है? चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप बच्चे समझदार हो, लग भी रहे हो, या मेरे गलत फहमी? सही फहमी थी, ठीक मान। अच्छा बच्चों, नहीं मैं एक बात बताऊं, मैंने देखा है जो बच्चे हमारी बात मान लेते हैं ना और हमारे तरीके पे चल पड़ते हैं, आप यकीन करें पता भी नहीं चलता। इधर इकोनॉमिक्स पढ़ के गए, एक आध कोर्स में कैफ में पढ़ा देता हूँ और थोड़ी देर बाद मिठाई का डब्बा लेके आ जाएंगे, सर कैफ पूरा हो गया। हकीकत बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बाज बच्चे वाकई ऐसे होते हैं। वो बाज बच्चे कहानी बाज होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर जाके कहानियां सुनाते हैं, काम कुम करते कोई नहीं, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, सेमेस्टर निकाल देते हैं पूरा। वो फिर बच्चे बड़ा तंग करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बच्चों ठीक हो गई बात? अच्छा जी, और ये भी याद रखना, फाउंडेशन वाले पेपर ज्यादा मेहनत से पढ़ने वाला बच्चा फंसता नहीं। पीआरसी के पेपर पढ़ो ऐसे कि बस ये बुनियाद इतनी पक्की बनानी है कि मैंने जीटी रोड नहीं बनाना, मैंने मोटरवे बनाना है। तो मोटरवे और जीटी रोड में तारकोल सेम ही लगा हुआ है, फर्क क्या है? मोटरवे की बेस अच्छी है, ठीक है ना, तो वो क्या बन गई है, और जीटी रोड आए दिन टूटा ही रहता है। लिहाजा आपने बेस मोटरवे वाली बनानी है, पक्की, सॉलिड कॉन्सेप्ट।
ठीक है बच्चों, कोई चीज मुश्किल? चलिए आगे चलते हैं। अब बड़ी अहम बात आने वाली है, बड़ी अहम बात आने वाली है, वो क्या है? अब आने वाली है नेगेटिव स्लोप की दूसरी वजह। तो पहला इफेक्ट क्या कहलाया था? इनकम इफेक्ट। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, जरा 2 मिनट के लिए सोचना है कि हम सब चाय पीते हैं, हम सब चाय पीते हैं, रोज पीते हैं, अभी भी पिए। लेकिन अगर फर्ज करो कि कॉफी चाय से सस्ती हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम फौरन चाय छोड़ देंगे और कॉफी की तरफ आ जाएंगे। चाय वेन्स में क्या जमाती है? क्लॉटिंग करती है, हार्ट अटैक का बाइस बनती है, हाइपरटेंशन का बाइस बनती है। और कॉफी वेन्स को क्लीन अप करती है, लीवर को खराब नहीं होने देती, ठीक है जी, और ब्लड प्रेशर को रिजॉल्व करती है। आपको ब्लैक कॉफी पीने वाला बंदा मोटा ही नहीं मिलेगा, और चाय जितनी पियेंगे आप दुबले मोटे होते जाएंगे, जबरदस्त किस्म। अच्छा नहीं, चले वापस आते हैं। और दूसरा, कॉफी एक स्टाइल भी है, एक स्टाइलिश भी तो है ना चीज। चाहे गरीब लोग पीते हैं, वो शदरा इधर चाय, और कॉफी शुरू ही मॉडल टाउन से होती है यार। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, अब चाय की जगह कॉफी सस्ती हो गई, अब क्या होगा? लोग चाय छोड़ के कॉफी पे आ जाए। क्या खा ले जी? इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ? कॉफी। हम चाय की बात नहीं कर रहे, चाय अदर प्रोडक्ट था, हमारा प्रोडक्ट क्या है? कॉफी। अब कॉफी सस्ती होने से लोगों ने क्या किया? चाय छोड़ के कॉफी पे आ गए। सो मतलब है यहाँ एक कंज्यूमर वो है जो पहले इस चीज को खरीद रहे थे, लेकिन अब ज्यादा खरीद रहे हैं। ये इनकम इफेक्ट है। पहले खरीद रहे थे, अब ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है इकोनॉमिक। और एक वहां जो पहले खरीद ही नहीं रहे थे, इस मार्केट में थे ही नहीं, गरीब लोग थे, इसको ले ही नहीं सकते थे। लेकिन अब सस्ता होने पे उन्होंने भी क्या किया? इसको पिक करना शुरू कर दिया। इससे भी अच्छी मिसाल देता हूँ। देखिए हमारे घरों में 600 रुपए किलो चिकन मिल रहा है, क्या पकड़िए? चिकन कढ़ाई। अगर मटन 600 रुपए किलो हो जाए, हाँ चिकन खाएगा कोई? नो नो, चिकन इज आउट, मटन इज इन। क्योंकि मटन कढ़ाई बनी हो, ये चौड़ी वाली कढ़ाई में बनाए आप, ये ऐसे है जी। और ग्रेवी हो, शोरबा नहीं, उसके ऊपर आपने हरा धनिया डाला, और हाँ हाँ, साथ थोड़ा अदरक छोटा छोटा, है जी। ऊपर जनाब वो क्या होती है? एलपिनो, एक हरी मिर्च होती है, कड़वी कम होती, खुशबू ज्यादा होती है, ऊपर आपने वो डाली हो। साथ हो अफगानी रोटी हो जाए, लंबी ऊँख खींचे, ओए होए होए। नहीं बच्चों, तो लोग क्या करेंगे? चिकन छोड़ के किधर आ जाएंगे? मटन की तरफ। तो अब इस वक्त हमारा प्रोडक्ट क्या है? मटन। कि हम, कुछ लोग मटन खरीद रहे थे, लेकिन इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट क्या है कि आप पहले से मटन क्या करेंगे? ज्यादा खरीद। लेकिन कुछ बेचारे मटन खा ही नहीं रहे, ब्रायलर खा खा के उनके जिस्म पे तो पर निकल आए थे, मुर्गी के पर निकल आए थे बालों में। अच्छा अब वो क्या है जी? अब मटन सस्ता हो गया, तो अब वो क्या करेंगे? चिकन छोड़ देंगे और किधर आ जाएंगे? मटन की तरफ। तो अब कहता है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम कंज्यूमर्स विल अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट करेंगे किसको? जो पहले चीज यूज कर रहे थे। अल्टरनेट द गुड दे आर ऑलरेडी यूजिंग। पहले क्या यूज कर रहे थे? देखो मैंने लिखा है, चाहे विद द रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो प्रोडक्ट जो इस वक्त हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट क्या है? कॉफी। आप चाहो तो चाय की जगह चिकन लिख लो, और कॉफी की जगह मटन लिख लो, वो भी ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के कम होने से कुछ कंज्यूमर पहले बेचारे के अफोर्ड ही नहीं कर रहे थे, अब सस्ता होने से क्या हुआ? वो भी इस मार्केट में आ जाएंगे। क्या ख्याल है भाई? जिस दिन एसी, एयर कूलर के करीब चला गया कीमत में, तो लोग क्या करेंगे? लोग एसी ले लें। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। हाँ करीब है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं फ्यूचर को जो देखता हूँ, तो बच्चे जो आने वाली आपकी नस्लें होंगी, वो हंसेंगी, तो तुम पागल हो, इतनी बिजली जाया करते थे। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, हर चीज बिजली कंज्यूम कर रही है। देखिए हमारे दादा के घर में जो एसी लगा हुआ था, 16 एम्पेयर का था,
और पूरे घर में एक एसी था। ताया के बच्चे, हम लोग, हम सब एक ही कमरे में दरी बिछा के दोपहर को सोते थे। और रात को एसी नहीं चलता था क्योंकि महंगा बड़ा पड़ता था। रात को चार पहिया छत पे। और दोपहर को कोई बच्चा मिल गया जो ठंडे कमरे में नहीं बैठा हुआ, तो दादाजी ने उसकी वो करनी है कि बीमार होके बाद में हमें डॉक्टरों के गले डालना तुम लोगों को। तो दोपहर को एसी चलता था 4 घंटे। उस टाइम सब कांगे उस कमरे का, डिमांड है ना देखो। और फिर एसी आ गया स्प्लिट 8 एम्पेयर। और अब कौन सा आ गया इन्वर्टर, 6 एम्पेयर, 4 एम्पेयर। ये एक नहीं 2 एम्पेयर पे चला जाए। और आप मेरी बात लिख लीजिए, वो वक्त जब आएगा, ये लेस्को की, ये वापडा की सप्लाई लोग तार काट के इनको दे देंगे, ये घर ले जाओ हमें नहीं चाहिए। क्यों? ऊपर 5K का सोलर लगाएंगे, दिन के वक्त बैटरियां चार्ज कर देंगे, रात को वही बैटरियां 24 घंटे का बैकअप होगा लोगों के पास। दिन के वक्त वो सोलर से चला लिया, रात को बैटरियों ने फ्रिज भी चला देने, एसी भी, पंखे भी, लाइटें भी। अगले दिन अल्लाह खैर करे फिर सूरज तैयार। और लाइट और सोलर प्लेटें आ जानी मोनो वाली। मोनो वाली का क्या है कि हल्का सा भी लाइट चढ़ गई ना, उन्होंने आपकी बैटरी भी चार्ज कर देनी है और घर भी चला देना है, बस बादल आ जाए तब भी चलेगा। तो ये आने वाला दौर ये होगा। और ये जो पावर हाउसेज हैं, ये इमरान खान ने लिए और नवाज शरीफ ने लिए, इन्होंने भी दे देंगे दो चुको तो भज अच्छा। उसी मुआदे कितने सी पोते और जरदारी भी, तीनों को रगड़ देना चाहिए। तो जो चीज म्यूजियम में रखने वाली वो आपने ले ली। फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहिए। अमेरिका में इस वक्त लोग बैकअप खरीद रहे हैं, 14-14 दिन की बैटरी लिथियम, 14 दिन का बैकअप घरों में लगवा रहे हैं। तो भाई जब उधर 14 का लग रहा है, किसी वक्त सस्ता हो गया, हमारे पास अगर 12 का भी बन गया, 24 का भी बन गया, तो ये बेकार है सारा सिस्टम। क्या हाल है? एक दफा जैसे बंदा बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, हर बंदा कर लेगा, बल्कि कर ही रहे हैं लोग, अब कर रहे हैं। एनीवे, बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं। तो जब चिकन सस्ता, मटन सस्ता हुआ तो हमने चिकन को छोड़ दिया यहाँ। तो इसका मतलब है सस्ता होने पे कुछ लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि खरीद रहे थे महंगा था, थोड़ा खरीद रहे थे। अब क्या खरीद रहे हैं? ज्यादा। और दूसरे कौन है? जो पहले खरीद ही नहीं रहे थे और अब क्यों खरीद रहे हैं? सस्ता हो गया, उन्होंने क्या किया? अल्टरनेट कर दिया। अल्टरनेट का मतलब मुतबादिल कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो चाय को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ? अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। कहते हैं गुड विल नाउ क्या प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर्ड? रिलेटिव टू अदर गुड्स बिकॉज इट इज नाउ, क्योंकि हमने क्या कहा, कीमत कम हुई है, तो अब ये दूसरों से क्या होगी? सस्ती। अच्छा, पीपल विल जस्ट स्विच टू दिस फॉर्म, other alternative or substitute the good, and this is called substitution effect of substitution effect of price fall। लेकिन हमारी किताब वाले ने क्या किया हुआ है? प्राइस इंक्रीज किया है। अब सस्ता होने में लोग वो चीज छोड़ के इधर आ गए थे, तो महंगा होने पे क्या होगा? ये चीज छोड़ के दूसरी पे चले जाएंगे। अब उसने यूं लिखा हुआ है कि द गुड विल नाउ इज डेयरर रिलेटिव टू अदर गुड्स। तो मैंने डेयरर का उर्दू भी लिख दिया, ये प्रोडक्ट अब दीगर एशिया के मुकाबले में ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब ये दूसरे के मुकाबले में क्या हो गई? महंगी हुई। अब लोग क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे बोलो? पीपल विल स्विच टू अल्टरनेटिव, वो इसको छोड़ जाएंगे और दूसरों की तरफ चले जाएंगे। जब हमारी सस्ती हुई थी तो उनको छोड़ के इधर आ गए थे, और जब ये महंगी हुई इसको छोड़ के वापस चिकन पे, बाकी वापस चाय पे। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज। तो आपकी किताब में ये मिलेगा आपको, राइट जी। अब मैंने दोनों करा दिए, प्राइस के कम होने से भी और प्राइस के ज्यादा होने से। करेक्ट जी। सब बच्चे समझ रहे मेरी बात? किसी बच्चे को मुश्किल तो नहीं है? इनकम फैक्ट भी समझ आ गया और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी समझ आ गया, दोनों समझ आ गए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आखिरी बात करते हैं, अब वो किताब में नहीं है। खतरे को बचने के लिए एक डेफिनेशन ऐड की है मैंने कि अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो आप कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अभी तक कई जगह मुझे सवाल नजर आ रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ पता है क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि कोई भी चीज इंसान के पास ज्यादा होगी उसकी बेकदरी करेगा।
कोई भी चीज इंसान के पास ज्यादा होगी उसकी क्या करेगा, बेकदरी करेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि मिकदार बढ़ने पे इंसान चीजों की क्या करेगा, बेकदरी करेगा। जैसे आपके घर में डाइनिंग मेज है, कितनी कुर्सियां उसके साथ, 6। अगर 12 हो तो क्या होगा, पड़ी रहेंगी। आप 2 रीडिंग रूम में घुसा देंगे, 2 इधर कर देंगे, उसके साथ तो 6 ही लगेंगी। ऐसे होगा ना। तो कुछ आप जाके शायद बाहर अपने लॉन में रख दें, तो खैर है उन्हें तो गीली अब पुरानी होगी, रोगन कर देंगे, है जी। तो ये क्या है, जब चीज ज्यादा होगी उसकी बेकदरी होगी। मिसाल है, ये असद है, ठीक है ना। असद को अम्मी ने कहा था बेटा रात को एप्पल लेके आना, तो उसकी तरफ जा रहे हो। असद आया लेट, मार्केट बंद, सेब वाले जा चुके हैं। लेकिन आगे जैसे ही वो नाले पे पहुंचा, नाले के पुल पे सॉरी, उसको एक साइकिल पे नजर आया बंदा, उसके पास क्या थे, सेब थे। उसने कहा अंकल सेब क्या भाव दे रहे हैं। उसने कहा जी 250 रुपए किलो। अंकल रुक जाए, क्योंकि उसे पता है मैं सेब ना लेके गया, आदमी ने क्या करना है, डांटना है ना जी, फिर तुझे कहा था लेके आई। अब क्या होगा, अंकल ने कहा बेटा कितने चाहिए, 2 किलो। अंकल कहते हैं बेटा 5 किलो है मेरे पास, सारे ले जाओ। अब बताओ असद किस रेट पे लेगा, कम पे लेगा। अगर 250 है तो कितने में ले लेगा, 200 में। ठीक है, पिछली क्लास में कहा था 150 ही दूंगा, है ना। और वो दे भी देगा, क्यों, आगे कस्टमर तो है कोई नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ, मिकदार ज्यादा होगी तो कीमत क्या होगी, कम होगी। तो वो कहता है बाय नेचुरली अगर कोई सेलर ज्यादा मिकदार देगा तो कंज्यूमर उसको कीमत कम कर देगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। और कोई चीज अगर कम मिलेगी जरूरत से, नफसियाती तौर पे लोग उसको पैसे ज्यादा दे देंगे। अच्छा यार ये चीज शॉर्ट है, हमने फी सेंटर में देखा 25,000 का लेजर प्रिंटर था, HP का, वो शॉर्ट हो गया। वो शॉर्ट हो गया, लिटरली हमने देखा वो 35,000 का बिका जाए, और 35,000 में भी हर बंदे को मिल नहीं रहा था। और बाद में जब वो कंटेनर आ गए पाकिस्तान में, वो 22,000 का हो गया। तो उसका मतलब है जब मिकदार ज्यादा होती है तो हम उसकी कीमत क्या देते हैं, कम देते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, के जब ज्यादा लोग होंगे या सॉरी ज्यादा चीजें होंगी तो उनकी क्या होगी, बेकदरी होगी। क्या हाल है, अब देखिए ना, आप यहाँ पैदा ना होते, आप इंग्लैंड में पैदा हो जाते या अमेरिका में पैदा हो जाते, तो क्या होना था, आपकी कदर ही और होनी थी। और ना शुक्र है कौम का एक नुमाइंदा पैदा हो गया है। आपके लिए जनाब टॉयज आने थे स्कूल में, टीचर ने ऐसे आपकी टाई खुद टाइट करनी थी, तो यहाँ तो टीचर फाइल लगा देती है पकड़, बच्चे इतने ज्यादा है। हकीकत बात है, टीचर ने तो डंडा पकड़ा होता है ना। मुझे याद है पहली दफा मुझे लेसन नहीं आया था, तो उस दिन मेरी शर्ट थी, उसको बटन टूटा हुआ था, मैंने टीचर बटन लगाया था, और टीचर ने मैंने गिरेवानों फड़ के मेरे बटन ही तोड़ देते था। तो मैं क्या, मैं ताड़े पैसे देने ने सबक ही ना सुनाया, है जी। स्कूल ही हमारा बहुत आला था, है जी। और ऊपर से सबसे मजे की बात ये कि मैं बोलता तोतला था, आधी बात ही गलत समझ आती थी। पहले तो मैं जाते ही मॉनिटर लग गया ना क्लास में, पकड़ा कहाँ से गया कि कोई पेरेंट शिकायत लेके आ गए जी आपने बच्चे को अली बे याद कराई है, और ते को भी ते ही याद कराया, और ते को भी ते ही याद कराया। क्योंकि मैं पढ़ाता था अली बे पे, ते से, ते थी नहीं बीच में। उन्होंने कहा तो उसने पूरी क्लास में मेरा वर्क करता है। वो हेडमिस्टर कहती रीजन फाइंड आउट कर, ते क्यों नहीं आया बच्चों को, ते क्यों 2 दफा आया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ मनीटर ही तोतला जे। उन्होंने मुझे मनीटर से हटा दिया, कुट भी पड़ी, वहां कुटी पड़ती थी हर बच्चे को। सर्दियों में नहीं पड़ती थी, गर्मियों में बहुत पड़ती थी। सर्दियों में इसलिए नहीं पड़ती थी, अम्मा जी अल्लाह बख्शे हमारी स्वेटरों का डिजाइन ऐसे ऐसे बना देती थी। वो कोई ओल्ड टीचर मुझे ले जाती थी, कभी कोई ले जाती थी नमूना कॉपी करना, वो नमूना कॉपी हो रहा होता था। मैं कभी चौथी क्लास में बैठा, कभी 5वीं में बैठा, अजीब धक्के खा रहे हैं। अच्छा बच्चों एनीवे, और दूसरा जानबूझ के टीचर बातें करती थी, तोतला बोलता था, वो एंजॉय करती थी। ऊपर से मैं पंजाबी फैमिली से था, वो उर्दू स्पीकिंग थे सारे। तो उन्होंने पूछना कि स्वेटर तो आज यूनिफॉर्म वाला था नहीं पहना, मिस वो
तो के कान पे डाला था, नेली आई उड़ गया। नई कहानी बना दी वो, उन्होंने जानबूझ के मुझे ले जाना कि यार यार नमूना कहानी दे दो, कैसे गल्ला कराएंगे हैं। एनीवे, तो बच्चों इस तरह के तो हमारे स्कूल होते थे। एनीवे, तो अब अगर आप वहां पढ़े होते या यूरोप में, तो तादाद में वहां बच्चे गए हैं थोड़े हैं, तो वहां तो भाई स्कूल वाले पेन देते हैं, स्कूल वाले पेंसिलें देते हैं, और ये, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलता है, लितर पोला ही होता है बंदे का। तो सबसे पहले तो उसको कहते तो पैदा क्यों है ऐसे, आजा जरा इधर पुत्र, है ना जी, ऐसे ही होता है, आजा पुत्र इधर जरा तेरे ना गल्ला करिए दो दो। अच्छा बच्चों, और उसके बाद फिर माशाल्लाह अगर आपकी फैमिली में एजुकेशन कम है ये वो, तो फैमिली का ब्रांड नीचे आ जाता है। वो जब ब्रांड नीचे आ जाता है तो जो अमीर रिश्तेदार वो तो कदर ही नहीं करते, आपकी इज्जत ही नहीं करते, सीधी बात। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, अब हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि अगर चीजें ज्यादा होंगी तो आप प्राइस कम ऑफर करेंगे, क्योंकि वो मिकदार ज्यादा दे रहा है, उसके साथ हेडेक अटैच है ना। 2 किलो सेब धोने थे, अब 5 किलो धोने पड़ेंगे, यूटिलाइजेशन भी निकालना पड़ेगा, कोई किलो एक का जैम बना लेंगे, कोई बाकी का कोई जूस निकालेंगे, तो हेडेक है ना। इससे आप कीमत कम देंगे, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब रिपीट करते हैं, देखिए, अगर किसी ने पूछा कि लॉ के डिमांड का नेगेटिव स्लोप क्यों है, तो पहली चीज है इनकम इफेक्ट, कि प्राइस के कम होने से उतने ही पैसों में ज्यादा चीज आती है, इससे हम ज्यादा खरीदेंगे। और दूसरी बात क्या है बच्चों, नेगेटिव स्लोप क्यों है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये सस्ती हो गई है, ठीक है, तो जो पहले वाली चीज हम यूज कर रहे थे उसको छोड़ के हम इस पे आ जाएंगे। और तीसरी वजह क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जब भी कोई चीज मिकदार में बढ़ेगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी वर्थ कम काउंट करेंगे फिर। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं बात किसकी, के लॉ ऑफ डिमांड हर जगह अप्लाई, क्योंकि फिजिक्स का लॉ तो नहीं है, ये तो बिहेवियरियल लॉ है ना भाई, बिहेवियर के बेस करता है ना लॉ। तो बिहेवियर ऐसी चीज है जो बदलता रहता है, क्या ख्याल है, बिहेवियर ऐसी चीज है जो बदलता रहता है। तो अगर ये बिहेवियर बेस्ड लॉ है, तो मसला ये है कि लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अपनी जगह है, बात जगह ये अप्लाई नहीं होगा, बल्कि अक्सर जगह अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, कहाँ कहाँ पर ये लागू नहीं होता। सबसे पहली बात ये कि वहां लागू नहीं होगा जहां ग्रेटिफिकेशन यूज ऑफ कॉन्फर डिस्टिंक्शन आ जाएगा। यूज फॉर कॉन्फर डिस्टिंक्शन, इसका मतलब है कोई चीज एजाजी इम्तियाज के तौर पे बंदा इस्तेमाल करता है ताकि दूसरों से मुनफरिद हो सके, ताकि दूसरों से मुनफरिद हो सके। जैसे कोई बंदा रोल्स रॉयस की कार इस्तेमाल कर रहा है, रोलेक्स की घड़ी इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या जाहिर करना चाहता है कि मैं दूसरों से क्या हूँ, आला हूँ, मुमताज हूँ, डिस्टिंग्विश्ड हूँ, ऐसा ही है। अब बताइए, अगर ये चीज महंगी हो गई तो वो और ज्यादा खरीदेगा, क्यों, क्योंकि उसने तो खरीदी ही इसलिए थी कि मैं दूसरों से अपने आप को क्या साबित कर सकूं, कि मैं आला और अरफा हूं दूसरों से, यही वजह है ना। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ये चीजें महंगी होने से और ज्यादा बिकती हैं, महंगी होने से और ज्यादा बिकती हैं। क्या हाल है बच्चों, क्यों जी, बात समझ आती है कि ये उससे भी ज्यादा बिकेंगी, चूंकि लोग इनको इस्तेमाल करते हैं इसलिए दूसरों से मुनफरिद हो सके। क्या हाल है बच्चों, मैं पिछली बार कराची गया ना, तो एक कंपनी ने मुझे रखा शेरेटन होटल में, ठीक है, और उनके पास थी वो क्या होती है, लैंड क्रूजर, जिस पे कहीं आना जाना था हमने मार्केट। तो शेरेटन में उन्होंने रखा, मैं कहा तनख्वाह तो थोड़ी सी देते हो यार, $400-500, और रख शेरेटन मेरे, इससे अच्छा होटल हल्का अगर लोग, नहीं नहीं ये तुम्हारा स्टाइल है ना, यानी अगर हम हल्की जगह अपने बंदों को बुलाएंगे तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा, बुरा पड़ेगा। वो चाहेंगे इससे भी महंगा हो जाए, इससे भी महंगा हो जाए, क्योंकि वहां हर होटल की विंडो खुल रही स्विमिंग पूल की तरफ।
वो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे, मुझे भी कहते तू भी नहा ले, मैं कहा नहीं नहा तो मैं लूँ, तैरना तो अल्लाह का शुक्र आता। मैं कहा मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पाया, लोग शुगर लाने में, नहीं बच्चों। अच्छा ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि ये कॉन्फर्ट डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, क्यों? कि अमीर जाहिर हो ना कि हम अमीर हैं। अब मेरे जैसा गरीब आदमी आप देखेंगे तो क्या है, उसको देखेंगे जनाब, उसका मोबाइल किस तरह का है, सैमसंग, घड़ी सैमसंग की, हाथ में तो यही पहननी है, क्या हाल है, हाँ जी, गाड़ी सिटी, वो तो गरीब बंदे ने ही लेनी ना फिर। अमीर आदमी जानबूझ के क्या करेगा, वो आईफोन की घड़ी बांधेगा, एप्पल की, एप्पल का लैपटॉप लेके आएगा, एप्पल का मोबाइल लेके आएगा, क्यों? कि जाहिर हो कि वो दूसरों से मुनफरिद है, अमीर है, इस चीज के उसने पैसे देने हैं। क्या हाल है बच्चों? वो तो कभी आपको कॉमन जाहिर नहीं करेगा कि मैं आम आदमी हूँ, क्यों नहीं जाहिर करेगा? क्योंकि इससे उसको, तो ये कॉन्फर्ट डिस्टिंक्शन होती है, लिहाजा ये चीजें महंगी होने पे और ज्यादा खरीदी जाती ताकि आप दूसरों से मुनफरिद नजर आए। क्या हाल है बच्चों, है ना जी? अभी हमारे आई कैप के चेयरमैन आए थे, पिछले महीने आए थे हमारे पास। कौन सी गाड़ी पे आए थे? नहीं नहीं, मर्सिडीज नहीं थी मेरा, हाँ मर्सिडीज थी, मर्सिडीज पे आए थे। तो क्यों आए थे मर्सिडीज? यही बात है ना, यूज ऑफ कॉन्फर्ट डिस्टिंक्शन। मैं चेयरमैन हूं, मैं आम गाड़ी यूज नहीं करता, तुम गरीब लोग जाओ सिटी में, है जी। और ये भी सेकंड हैंड हम लोग खरीदते हैं, पॉलिश पुलिश करा काम चला रहे हैं। इज्जत का बच्चा नहीं अपनी। अच्छा बच्चों, अनसर्टेन कंडीशन, अनसर्टेन कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो एक वो लोग जो दूसरों से मुनफरिद होना चाहते हैं, वो तो चीज खरीदते हैं इसलिए महंगी है ताकि हम अलहदा नजर आए। तो रोल्स रॉयस महंगी हो जाए, रोलेक्स की घड़ी महंगी हो जाए, कभी एहतजाज नहीं होगा, बल्कि खुशी मनाई जाएगी। क्या हाल है बच्चों? एक दफा मैं किसी के साथ था तो उससे रोलेक्स की घड़ी लेनी थी, कितने की थी, डेट की थी उसके अंदर, एनालॉग वॉच थी, 43 लाख रुपए की, 43 लैक्स की थी वो घड़ी। और उसकी खूबी है उसमें सेल नहीं डलता, सेल कभी नहीं डालना आपने, वो चलती रहेगी। उसके अंदर वेट होता है, उसको जब भी रुकी होगी, जब आप नहीं बांधेंगे, टाइम मिला है ऐसे करके हिलाएं बांध लें, वो वेट खुद ही उसके अंदर चलता रहता है। जब आप यूं करते हैं ऐसे करते हैं, वो वेट उसके अंदर चाबी भर देता है। एक तरफ जाता है ना पेंडोलम की तरह, जब हाथ हिला तो इस तरफ चाबी भर गया, तो उल्टी तरफ नहीं भरेगा, वो खुद ही सीधा चलता रहेगा, जरूरत ही कोई नहीं। किसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगा ला। अच्छा किसी से ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात, बड़े बड़े मील लोग मेरे जानते हैं। अच्छा बच्चों, आगे आगे क्या जी, अनसर्टन कंडीशन। अनसर्टन कंडीशन कौन सी है? गैर यकीनी सूरत हाल, इसमें भी लोग कीमत की परवाह नहीं करेंगे। ये लिबर्टी का पेट्रोल पंप है, हफ्ते का दिन था, पता चला कल पेट्रोल शॉर्ट हो जाना है, और पेट्रोल में 20 रुपए का इजाफा हुआ, लाइन देखे कितनी लंबी। क्यों? महंगा होने पे तो कम बिकना चाहिए था, और यहाँ क्या बिक रहा है, ज्यादा। क्यों ज्यादा बिक रहा है? क्योंकि कल शॉर्टेज है, आज ले लो, महंगा बिक रहा है तब भी ले लो। क्योंकि सैटरडे को जितने शादीशुदा लोग हैं, अगले दिन ससुराल जाना होता है, तो अगले दिन बुढ़ी ने कहेंगे पेट्रोल नहीं, आज नहीं जाना, उन्हें तो पुट्ठा टांग देना पड़ेगा। तो वो सारे बेचारे लाइन में लगे हैं कि पेट्रोल ले जाओ घर, है जी। तो क्या सिचुएशन है? पहली बात, कोई चीज जानबूझ के महंगी ली जाती ताकि दूसरों से मुनफरिद हो, तो और महंगी होने पे और ज्यादा खरीदेंगे। और दूसरी तरफ अगर गैर यकीनी सूरत हाल है कि ये चीज कल नहीं मिलनी, तो महंगी भी होगी, तो लोग क्या करेंगे, खरीद लेंगे। अच्छा बच्चों, आगे क्या है, अगर कंज्यूमर आप जैसा लेजी हो, सुस्त हो, उसे पिछली कीमत याद होगी नहीं? वो तो देखो तो सही, इकोनॉमिक्स की किताब पकड़ के शूज भी नहीं उतारे, और एसी का रिमोट भी वैसे ही रख के सो गए। क्या हाल है? अब ऐसे बच्चों को अम्मा के, जा बेटा जरा 5 किलो प्याज ला दे, उसको पिछला रेट पता है? वो 2,000 का नोट ऐसे ही देगा, 5 किलो प्याज, उसे लेगा, अम्मा के की बाकी पैसे, बेटा कितने का लाया, अम्मा मुझे क्या पता, मैंने ला दिया शुक्र को। तो वहां लाउड डिमांड क्या करेगा? तो अगर कंज्यूमर आपकी तरह का लेजी सुस्त होगा, तो उसे पिछले रेट का क्या पता होगा? क्यों जी, क्या हाल है?
लो जी, कितने बच्चे हैं जिनको पता है 1 केजी चावल क्या भाव है? जरा हाथ खड़ा करो, क्या भाव है भाई? 200, 230 की बच्चे। हाँ ये देखो। अच्छा अब देखो ये क्या है कि ये बाकी बच्चों को क्यों नहीं पता? लेजी, परवाह कोई नहीं, अब्बा कहाँ से पैसे ले रहे हैं, घर कैसे चल रहा है, क्या हाल है ना बच्चों? तो कंज्यूमर बेचारे ऐसे भी होते हैं। अच्छा बच्चों, गिफन गुड्स होती हैं, जिसके बारे में भी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। अच्छा, अब देखिए जो जरूरियात जिंदगी होती है उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड एज सच इतना एप्लीकेबल, आपकी किताब में लिखे एप्लीकेबल ही नहीं होता, नहीं नहीं होता है, लेकिन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट मच एप्लीकेबल, ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? देखिए चीज के महंगे होने पे डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि डबल रोटी महंगे होने पे घर वालों ने कहा हो कि आज के बाद क्या करोगे, 2 स्लाइस नहीं एक खाओगे? हुआ कभी? नहीं हुआ। तो इसके ऊपर वो लॉ ऑफ डिमांड वैसे अप्लाई, तो फिर तो जरूरियात जिंदगी, तो उस पर ज्यादा अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जरूरत है। कोई ये तो नहीं कह सकता एक से, हाँ ये हो सकता है साइड वाले स्लाइस में पहले दूध को में डाल के बिल्ली को डाल देते हो, अब वो भी गर्म करके आपको डाल दे, या सूख जाए तो थोड़ा पानी लगा के घी लगा के बस सही हो गया, सही हो गया, खा लें, ऐसे ही हो जाए। अच्छा बच्चों, थोड़ा फंगस है तो झाड़ दिया। अच्छा बच्चों, तो क्या है, अगर कोई चीज डिस्टिंक्शन के लिए ली जा रही तो महंगी होगी तो ज्यादा बिकेगी, और अगर खतरा की सूरत नजर आ रही कि चीज मिलेगी नहीं, महंगी भी होगी, बिक जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा। और अगर कंज्यूमर को पिछली कीमत याद ही नहीं है तो भी नहीं, और अगर गिफन को ड्राइव भी कर लेते हैं, लेकिन अगर जरूरियात जिंदगी है तो भी लॉ ऑफ डिमांड इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, वही होगा साइड वाले स्लाइस है। अच्छा बच्चों, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड की एक भी जो आपने assumption रखी थी वो रिलैक्स हो गई। कौन सी वाली assumption रखी थी? याद कीजिए, टेस्ट, वेदर, हैबिट, एक भी रिलैक्स हो गई, लॉ ऑफ डिमांड काम, लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा अगर दो ही वेरिएबल हो, एक प्राइस और एक डिमांड, राइट जी? बाकी तमाम चीजें अकॉर्डिंग टू assumption क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है जी लॉ ऑफ डिमांड की? आपकी किताब में इंपॉर्टेंस दी हुई है? दी हुई है, दी हुई है। देखिए आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, आपको चीजें तो बेचनी पड़ेंगी ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ तो बैठना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस डायरेक्टर बन गए या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए तो बैठना पड़ेगा, तो कीमत किसी चीज की तय करनी पड़ेगी। जैसे फर्ज करेंगे गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आई है, हुंडई टुसान, नहीं सॉरी, हुंडई टुसान नहीं, किया स्टोनिक है, तो किया स्टोनिक नहीं आई है पाकिस्तान में, पहले नहीं थी, अब ये नई गाड़ी आई है, इसकी कीमत कैसे तय करेगा? तो लॉ ऑफ डिमांड की सेंस होगी तो करेगा ना। लिहाजा क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड आना इसलिए जरूरी है कि कल को आपने किसी जगह बैठ के किसी चीज की प्राइस क्या करनी है, डिटर्मिनेशन करनी है। आपको पता होना चाहिए कितनी प्राइस डिक्रीज करूंगा तो इससे क्या नतीजा निकलेगा। अगर आप रोलेक्स के जनरल मैनेजर बन गए तो आप कीमत कम नहीं करेंगे, नॉलेज है ना आपके पास। और अगर आप बन गए किसी चाइना की बाइक की कंपनी के तो कम करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऐसी क्लास है कि सस्ता करने में ज्यादा सेल होगी, राइट जी? अच्छा, अब देखिए फर्म को अपना डिसीजन लेने में भी इसकी जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे हमारे कैश फ्लो में मसला है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम प्राइस पे चेंज करेंगे तो सेल कितनी बढ़ेगी। अगर ये हमें पता ही ना हो तो हम कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमें दो चीजों के लिए पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड का, कीमत क्या रखनी है और कीमत के चेंज करने से हमारे प्लान पे क्या असर पड़ेगा, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, दोनों तरह पता होना चाहिए। और बच्चों आखिरी बात, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टैक्स लगाना चाहता है, सवाल है एक आपसे, अगर वो टैक्स लगा दे एलसीडी टीवी पे क्या होगा? लोग खरीदेंगे नहीं, क्यों? एलसीडी टीवी का गुजारा हो जाता है। तो वो टैक्स किस चीज पे लगाता है? सोचें, बिजली पे, पेट्रोल पे, क्यों? क्योंकि ये तो हर सूरत खरीदेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भी डिमांड की सेंस होनी चाहिए ताकि उसे पता हो कि टैक्स उस चीज पे लगाओ
जो लोग हर सूरत खरीदेंगे, जिसकी डिमांड टाइट अप है। लेकिन उन चीजों पे ना लगाओ जो आप महंगे, अचार पे टैक्स लगा दो, अचार की बोतल 400 की, उस पर 800 टैक्स लगा दो, 1200 की होगी, लोग क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन आटे पे लगा दो तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए उससे भी समझ होनी चाहिए। अब याद है मैंने एक हेडिंग छोड़ा था गिवन गुड्स का। गिवन गुड्स को हमारे कोर्स में इंफीरियर गुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं, गिवन गुड्स भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, गिवन गुड्स की बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। देखिए, एक बंदा टोटा चावल खाता है रोज, टोटा चावल खाता है, और टोटा चावल है फर्ज करो 150 रुपए किलो है, वो रोज खाता है। मंडे को भी खा रहा है, ट्यूसडे को भी खा रहा है, वेडनेसडे को भी खा रहा है, थर्सडे को भी खा रहा है, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी। ठीक है जी, संडे को भी खिला दें, संडे को भी खा। कितने पैसे लगेंगे उसके? सोचे 150 को 7 से जरब दे दें, 1000, 1050 का बजट है उसका, किलो चावल रोज खा रहा है। ठीक है जी। अब होगा ये कि अगर गिवन गुड सस्ती हो गई, लेट से टोटा चावल 75 रुपए के हो गए, उसका बजट कहाँ चला जाएगा? 525 पे। बताइए, ईमानदारी से बताइए, वो फिर रोज टोटा चावल खाएगा? नहीं, वो 3-4 दिन खा लेगा, उसके बाद देखेगा इतने पैसे बच गए हैं, तो क्या करेगा? स्विच करके बासमती पे चला जाएगा, सुपर कर्नल पे चला जाएगा। यानी टोटा चावल से जो पैसे बचे वो उसने टोटा पे खर्च किस पे किए? सुपीरियर गुड पे कर दिए। ऐसा ही है। इसका मतलब है ये गिवन या इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड की निशानी है वो सस्ती हो तो ज्यादा नहीं बिकती, बल्कि कम बिकती है। यानी प्राइस के कम होने पे डिमांड कम हो जाती है, लोग उससे पैसे बचा के दूसरी चीज पे लगा देते हैं, और प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? फिर पैसे बचते ही और मजबूरन आपको वही देनी पड़ती है। राइट जी? रिपीट कर लेते हैं। फर्ज करें एक बच्चा है, वो बस पे आता है, बस का किराया रोज का लगता है उसका 200 रुपए। ठीक है जी? तो 200 रुपए लगते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 6 दिन आना पड़ता है उसको। तो घर वाले उसको हर हफ्ते 1200 रुपया देते, बेटा ये तेरा किराया है। बस का किराया हुकूमत ने आधा कर दिया, 50 रुपए लग रहे हैं एक साइड के, तो 100 रुपया हो गया। अब वो क्या करेगा? मंडे को बस यूज करेगा, ट्यूसडे को करेगा, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को क्या करेगा? मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब मैं क्या करूं? यार कैब बुला लेते हैं 2 दिन के लिए, थोड़ी ऐसी भी करते हैं, क्या हाल है? तो वो इसके पैसे बस में खर्च नहीं करेगा, बल्कि वो पैसे उठा के किसी और चीज पर खर्च कर देगा, बल्कि जिस दिन लेट होगी उस दिन बस की बजाय कैब बुला के जल्दी से निकल जाए। राइट होगी बात? बात समझ आती है? तो इसका मतलब गिवन गुड सस्ती होगी या इंफीरियर गुड सस्ती होगी, वो कम बिकेगी, उसके पैसे दूसरी चीजों पे लग जाएंगे। तो मैंने इसकी ना तफसील मालूम की कि मुझे मिसाल देनी है, तो उन्होंने जो मिसाल दी, उन्होंने कहा बस गिवन गुड है, इंफीरियर गुड है, ब्राउन राइस गिवन गुड है, और आलू भी गिवन गुड है। कि आलू सस्ते हो जाए तो लोग आलूओं के पैसे बचा के कोई सुपीरियर चीज ले लेते हैं, और टोटा का भी यही हाल है। ये हमारे कल्चर में है, वो स्वीडन और यूरोप के कल्चर में मिसाल। ठीक है जी? तो कहता है गिवन गुड इज टिपिकली एंड, गिवन गुड इज टिपिकली एंड, तो इंफीरियर और गिवन आ जाए तो घबराओगे तो नहीं, एक ही चीज है। तो गिवन गुड इज टिपिकली एन इंफीरियर प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव easily available status. The overall price effect is positive rather negative. क्या मतलब? इसकी डिमांड कर्व इस तरह की है, ये अगर ये सस्ती होगी, सस्ती होगी तो यानी प्राइस P2 है, P1 हो जाए, कम हो जाए, तो डिमांड भी Q2 से Q1 हो जाएगी, उल्टी डिमांड कर रहा है। सीधी बजाय पॉजिटिव, वो नेगेटिव थी ना, कम होने पे डिमांड बढ़ती थी, और यहाँ कम होने पे कम होती है। और अगर ज्यादा हो गई तो
डिमांड ज्यादा हो जाएगी, इससे पैसे बचेंगे ही नहीं कि किसी और पे जा सके, फिर वो मजबूरन इसी पे टाइट अप रहेगा, ज्यादा यही खरीद लेगा। सही होगी बात बच्चों। इसलिए वाटरमेलन जब सस्ता होता है, आप देखिए लोग वाटरमेलन के पैसे उठा के मेलन पे लगा देते हैं, गर्मे पे लगा देते हैं, लेकिन तरबूज नहीं खरीदते। इस मौसम में तरबूज बड़ा हुआ है मार्केट में, ट्रालियों की ट्रालियां, कोई ले ही नहीं रहा। बल्कि अब तो ये करते हैं काश्तकार तंग आके कि मई जून में बेचते हैं, जुलाई में भी थोड़ा बेचते हैं, और जुलाई के मिड में सारी बेलें जो लगी होती है उन पर ट्रैक्टर चला देते हैं, काट कूट के फेंक देते हैं, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं, इंफीरियर गुड है, गर्मा आ जाता है, सर्दा आ जाता है, और क्या क्या आ जाता है। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हो सकता है स्लोप ऑफ गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स की डिमांड कब कौन सी है बच्चों, ये रही। प्राइस के एंगल से देखो तो क्या इसका इफेक्ट है, और करना, अगर सस्ती होगी तो वो कम बिकेगी, किसके एंगल से, प्राइस के एंगल से, और अगर महंगी होगी तो कम बिकेगी, राइट, ज्यादा बिकेगी, सॉरी, अगर सस्ती हुई तो कम बिकेगी, महंगी हुई तो। लेकिन मसला ये कि अगर प्राइस की जगह मैं यहाँ इनकम लिख दूं तो फिर ये इनवर्स स्लोप है, नेगेटिव। वो कैसे, जब किसी बंदे की आमदनी बढ़ेगी वो इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा। बताइए कोई बंदा अमीर हो जाए तो छोटा चावल खाएगा, छोड़ देगा, और अगर अल्लाह ना करे गरीब हो जाए तो खाने शुरू कर देगा बेचारा, और क्या करे, है ना जी। तो इनकम के एतबार से इसका स्लोप क्या है, और प्राइस के एतबार से, प्राइस के एतबार से, प्राइस के एतबार से पॉजिटिव, और इनकम के एतबार से नेगेटिव। क्या मतलब, मतलब यह है कि प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा बिकेगी, प्राइस घटेगी तो कम बिकेगी, और इनकम के एतबार से नेगेटिव। क्यों, कि अगर कोई अमीर होगा तो इंफीरियर गुड, और अगर गरीब हो जाएगा तो ले लेगा, राइट जी। मुश्किल बात तो नहीं करती कोई, ये दोनों डायग्राम बना लोगे आप लोग। प्राइस के एतबार से स्लोप क्या है, और इनकम के एतबार से नेगेटिव, क्योंकि अमीर आदमी इंफीरियर गुड इस्तेमाल नहीं करता। क्लियर जी। चलो फिट हो गई जी बात, समझ आ रही बातें सारी, अच्छी बात है। मैं रिपीट कर दूं एक दफा, क्या कि गिफन गुड्स जो होती हैं वो जब पैसे किसी के पास कम होते हैं, ठीक है जी, या प्राइस कम होती है तो वो इसे कम खरीदता है। क्यों, इसके पैसे बचा के किसी और का खर्च कर देता है, और जब ये महंगी होती है तो मजबूरन ये लेनी पड़ती है। लिहाजा प्राइस के कम होने पर ये कम बिकती है, और प्राइस के ज्यादा होने पर ज्यादा बिकती है। लेकिन आमदनी के एतबार से उल्टा काम है, जब भी किसी की आमदनी बढ़ेगी, Y1 से Y2 होगी, वो इंफीरियर गुड को क्या करेगा, छोड़ देगा, कहेगा यार अब मैंने क्या करनी है, तो मैं अमीर हो गया। कभी आपने देखा हो अमीर आदमी के घर में लाइफ बॉय का साबुन यूज हो रहा हो, नहीं, कौन सा यूज हो रहा होता है, डव, इंपीरियल लेदर, है ना जी। क्या हाल है, क्योंकि इंफीरियर गुड है ना लाइफ बॉय, तो छोड़ देता है। अमीर आदमी के घर में टोटे से बिरयानी पके, नहीं, क्योंकि वो अमीर हो गया, अब वो टोटा क्यों खाएगा, अब तो जानबूझ के आपके सामने ऐसे चावल खाएगा जो लंबे हो गए बाद में नूडल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे चावल है, इतने इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है चावल नहीं है नूडल्स हैं, और वो पका के आपके सामने जानबूझ के रखेगा। क्यों, आगे पता चले गरीबों ये खाया करो। वो कहता नहीं है वैसे, लेकिन जता ही होता है कि गरीबों खा लो, आ जाए हो मेरे घर में, है ना बच्चों, है कि नहीं। वो बात भी ठीक है, गरीब आदमी को खिलाना भी चाहिए, कोई ऐसा मसला भी, नेकी का काम भी है ना बच्चों। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इनकम, क्योंकि आपने पहले ही कांस्टेंट मान लिया था। अगर वो कहता विच ऑफ देम आर वेरिएबल अलोंग द डायग्राम ऑफ द, ठीक है ना, सही होगी बात, ऐसा ही है। अच्छा, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट जी। अच्छा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आ सकता था, और
इनकम टैक्स भी आ सकता था, राइट जी। अच्छा बच्चों, ये बड़ी दफा आया था इसलिए मैंने कहा ये मैं करा ही दूं यार, पेपर में ना बहुत दफा आया था। ठीक है, चलिए अच्छी बात है ये, अगर आपको समझ आ गई है तो बच्चों ये बड़ा अहम लेक्चर है आज का। आप सब बच्चों ने इसे बड़ी अच्छी तरह समझना है। इसकी स्लाइड आपके पास आ चुकी है। ठीक है जी, अपने आपने जाके, अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका ये है कि इसके अंदर कभी भी आपको लिखना नहीं पड़ता पेपर में। कभी मैं कोई वीडियो भेजूं उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने छोड़ देने, वो इस पेपर में आते ही नहीं। इस पेपर में सवाल कैसे आएंगे? एमसीक्यूज कितने आएंगे? 50। ठीक है जी, आपने कोशिश करनी 50 के 50 ठीक हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, और इस तरह के सवाल आने हैं तो क्या हमें किसी चीज को रट्टा लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप तक समझ लेना चाहिए। अगर बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना, यानी एक 10 पेज का चैप्टर है उसे 3 पेज पे लिखें, 15 पेज का है 5 पेज पे लिख लें, ताकि जब रिवाइज करना हो जल्दी से रिवाइज हो जाए। बस ये बेस्ट है अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो जैसे इन्होंने किताबों के साइड साइड पे लिख लिया ऐसे लिख लें, लेकिन तरीका को ऐसा लगाएंगे जल्दी से रिवीजन हो जाए। चूंकि एक वक्त आना है, हमने कल पेपर देना है, हमारे पास 1 या 2 दिन होंगे, 13 चैप्टर रिवाइज कर लिया तो शॉर्ट नोट्स होंगे तो जल्दी कर लोगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या है? जब घर जाओ, खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले अपने हैंड आउट से बुक खोल लो, 15 मिनट घर जाते ही देने। कितने मिनट? हर चीज को नजर मार लेनी। और फिर उसके बाद रात को, या आपका जो भी स्टडी आवर्स है, आप 8 घंटे रोज पढ़ते हैं, कोई 9 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, जितनी आपका स्केड्यूल है उसमें फिर आप इसको 3-4 घंटे लगा लें, पक्का कर लेंगे। ठीक है, मेरी तरह ऐसे देख रहे हैं, वो ऐसे ही होता है, लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, सीए जो करना होगा। क्या हाल है? और भाई इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ने के आज 10 से 12 होते हैं। इससे कम वाला कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई 3 घंटे पढ़ता है, बीए भी नहीं कर सकता, सीए तो बहुत दूर की बात है। बीए की भी इंग्लिश और साइकोलॉजी और जो सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छा खासा टाइम मांगते हैं, मुफ्ता नहीं है। अब जिस जगह भी जाओगे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 3, 3.5, 4 घंटे का स्टेमिना है तो आराम से बीए करो, जरूरत ही नहीं। उसके बाद बीएड करो, स्कूल टीचर की नौकरी करो, एक स्कूटर मिल जाएगा, छोटा सा घर, छोटी सी बीवी, काम चल जाएगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन जिंदगी भर कुछ खरीदना होगा, टैग ढूंढते रहोगे यार, सस्ता नहीं इससे, सस्ता नहीं इससे। अगर लाइफ गुजारनी भैया, अच्छा कीमत तब भी चुकानी पड़ेगी। कीमत तब भी अभी चुकानी है या बाद में चुकानी है? हमने शुरू में मेहनत नहीं की, आज ही रगड़ा पड़ा है। हम सिर्फ 8 से 6 घंटे सोते हैं, काम करते हैं। और अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो अगली जिंदगी में ज्यादा 10 से 12 घंटे काम करोगे, बाकी फैमिली को टाइम दे सकोगे, आराम कर सकोगे। तो ये आप सोच लो, आपकी चॉइस है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ।